वी आर लाइन आउट। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आई होप आप सब लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे और तैयारी कर रहे होंगे। कल अपनी क्लास नहीं हो पाई थी ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस, लेकिन आज हम प्रोविजन से स्टार्ट करेंगे फ्रॉम सेक्शन 5 ऑनवर्ड्स। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 5 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। और एक बात जो अलग बनाती है सेक्शन 5 को बाकी प्रोविजन से, जो सेक्शन 5 है, अर्लियर इट वाज सेक्शन 6, क्या प्रोविजंस को अलग बनाती है? देखिए, दो सेक्शन है अपने एविडेंस एक्ट के अंदर ऐसे जो किसी भी इररिलेवेंट फैक्ट को भी रिलेवेंट बनाने की काबिलियत रखते हैं। मतलब कभी भी आप एज एन प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर आप आंसर्स लिख रहे हैं, मेंस में आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जजमेंट राइटिंग कर रहे हैं, और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें रिलेवेंट फैक्ट मेरे को क्या बनाना है, तो सेक्शन 5 जो पहले सेक्शन 6 हुआ करता था, आप उसकी हेल्प ले सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं रेस जेस्टे। आज मैं आपको रेस जेस्टे समझाऊंगा। रेस जेस्टे होता क्या चीज है और क्या है रेस जेस्टे के अंदर, इसको हम थोड़ा समझेंगे। ठीक है, इज इट क्लियर? सॉरी, सेक्शन 4। तो हम समझेंगे यार सेक्शन 4 को और थोड़ा सा इन डिटेल जाएंगे कि क्या सेक्शन 4 बोलता है और सेक्शन 4 किस बारे में बताता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन 4 को। इफ यू रीड द स्टार्टिंग लैंग्वेज ऑफ सेक्शन 4, मैं एक बार इधर निकाल लेता हूँ, आपको थोड़ा सा मैं हल्का सा जिस्ट दूंगा कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। निकालिए आप लोगों ने सेक्शन 4। जिनके पास नया बैलेट नहीं है वो सेक्शन 6 है उसमें। चलिए इसको थोड़ा सा समझते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्या बोल रहा है सेक्शन 6। सेक्शन 6 क्या कहना चाह रहा है वो सुनिए। फैक्ट्स विच दो नॉट इन इश्यू, मतलब प्रोविजन की जो लैंग्वेज अगर आप पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो क्या कहना चाह रहा है सेक्शन 6, इसको थोड़ा सा हम देखते हैं। सेक्शन 6 बोल रहा है प्रोविजंस दैट दो नॉट इन इश्यू, not in issue are so connected with the fact in issue and forming the part of same transaction, कुछ मिस्टेक है क्या इसमें अंदर? नहीं, why this link is not appearing today? ये अपीयर क्यों नहीं हो रहा है यहाँ पे? जब से नया एक्ट आया है इन लोगों ने यूआरएल को एक्सेस करना बंद कर दिया है। छोड़िए, मैं बिना लिखे ही समझा देता हूं, ठीक है ना। पढ़िए, फैक्ट्स दो नॉट इन इशू, इसका मतलब क्या होगा कि वो फैक्ट्स जो कि इशू में नहीं है आर सो कनेक्टेड विद द फैक्ट इन इशू, आर सो कनेक्टेड विद फैक्ट इन इशू। मतलब वो फैक्ट क्या थे? वो फैक्ट थे सर इररिलेवेंट, लेकिन अब वो फैक्ट कनेक्टेड किससे हैं? फैक्ट इन इशू के साथ कनेक्टेड है। as to the form of part of same transaction are relevant when whether they occurred at the same time and place or at a different time and places। इसको समझते हैं कि किस बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, इसको समझने का थोड़ी कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या वो फैक्ट बोलना चाह रहा है और क्या आपको समझना है इसके अंदर।
बात समझ में आई? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? पहली लाइन में दोबारा मैं पढ़ रहा हूं। ये कह रहा है फैक्ट्स विच दो नॉट इन इश्यू आर सो कनेक्टेड विद द फैक्ट इन इश्यू और रिलेवेंट फैक्ट। अर्लियर ये जो प्रोविजन में चेंजेस आए हैं मैं वो बताता हूं। इस प्रोविजन में पहले ये सिर्फ बोलता था कि जो फैक्ट विच इज नॉट इन इशू, लेकिन अब हो गया इसके अंदर अर्लियर इट वाज फैक्ट विच नॉट इन इशू, जो किससे कनेक्टेड है? फैक्ट इन इशू के साथ कनेक्टेड है। लेकिन अब जो इसमें चेंजेस आए, अब इन्होंने रिलेवेंट फैक्ट के साथ भी क्या कर दिया, उसको कनेक्ट कर दिया है। मतलब अगर आप 1872 का बैरेक्ट देखोगे तो उसमें रिलेवेंट फैक्ट नहीं था, उसमें सिर्फ क्या था? फैक्ट इन इशू। अगर आप पुराने देखेंगे तो उसमें सिर्फ विवादक क्या थे? विवादक तथ्य थे। लेकिन अब इसमें रिलेवेंट फैक्ट को भी ऐड कर दिया है बाय द बीएसए 2023। ठीक है, ये बात समझ में आई? इसके ऐड होने से क्या फर्क पड़ा, इसका इंप्लीकेशन क्या हुआ, इसको समझो पहले। अर्लियर क्या था सर कि फैक्ट डायरेक्टली कनेक्ट होना चाहिए था फैक्ट इन इशू से, और इससे सेक्शन 6 का सेक्शन जो 4 है अपना, इसका स्कोप अब क्या हो गया है सर? वाइड हो गया है। स्कोप वाइड होने का मतलब कैसे? क्योंकि पहले क्या होता था कि सिर्फ फैक्ट किससे कनेक्टेड होना चाहिए था? विवादक तथ्य से। लेकिन अब क्या हो गया है सर? वो इससे भी कनेक्टेड हो सकता है। एग्जाम्पल देता हूं मैं इसको आपका, मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल देता हूं। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल दूं। मान लीजिए ए बी को शॉट डाउन करना चाहता है, अभी मारा नहीं है, मारना चाहता है। ठीक है, इसके पास एक लाइसेंस है गन का, लेकिन व्हाट ही फाउंड दैट जो गन का लाइसेंस है, उस गन के लाइसेंस में जो पिस्टल लगती है, गोली लगती है, बुलेट, उसके पास खत्म हो गई है। ठीक है, तो जो ऑथराइज शॉप्स हैं, हर शहर में एक ऑथराइज शॉप होती है जहाँ पे आप जाके लाइसेंस अगर आपके पास है तो आप बुलेट्स ले सकते हैं, पुराने बुलेट्स के उसका वो देके। तो जाता है सर, जाने के बाद में ये शॉप पे जाता है क्या लेने? उसको गोलियां चाहिए थी, तो शॉप पे जाता है। लेकिन जो गन इसके पास है, उस गन की बुलेट्स उस दुकान पे अवेलेबल नहीं है। तो ये दुकान वाला क्या करता है, एक और दूसरी शॉप जो होती है वहां से उसी लाइसेंस के लिए, उसी गन के लिए पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए 7.62 की गोली लगती है उसमें, ये एमएम होता है, या फिर 0.4 mm की गोली लगती है। इसके पास वो बुलेट नहीं थी तो इसने वो बुलेट इससे मंगवाई, ठीक है ना, ताकि ये इसको दे सके। जब इससे गोली मंगाई तो इस दुकान वाले को भी बिल चाहिए या लाइसेंस चाहिए, तभी तो वो अप्रूव करेगा। बात समझ में आई? अर्लियर पहले क्या होता था कि इसने जो गोली मंगाई, मतलब इसने जो बंदूक की गोलियां मंगवाई है, ये फैक्ट इन इशू के साथ कनेक्टेड था, क्योंकि अल्टीमेट उस गोलियों से क्या इसको मारा। लेकिन अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जो अमेंडमेंट आया, उससे ये हो गया है कि जो रिलेवेंट फैक्ट्स हैं कि गोलियां कहां से मंगाई, उससे भी कोई फैक्ट कनेक्टेड हो जाता है तो वो भी क्या बन जाएगा? रिलेवेंट बन जाएगा। और आगे अगर आप उसके प्रोविजंस को पढ़ेंगे तो इसमें ये कहा गया है कि वो एक ही समव्यवहार के भाग हैं, लिखा हुआ है इट्स द पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन। तो सेम ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है, इसको समझिए। सेम ट्रांजेक्शन का मतलब होता है एक ही समव्यवहार, जो लिखा हुआ है इन्होंने लिखा है सेम ट्रांजेक्शन, लिखा है एक ही समव्यवहार। क्या मतलब होता है इसका, एक ही समव्यवहार का? इसका मतलब सिंपल सा होता है सर कि अगर कोई भी चीज कंटिन्यूटी में है,
कोई भी चीज निरंतरता में है। कोई भी चीज क्या है सर, एक कंटिन्यू हेल्ड हो रही है, वो चीज क्या होती है सर अपने, वो सेम ट्रांजेक्शन में होती है, उसी को हम कहते हैं एक ही समव्यवहार। कंटिन्यूटी में कैसे, किस चीज से कंटिन्यूटी में, मतलब ये फैक्ट के साथ, कोई भी एक फैक्ट है जो कि कंटिन्यू है किसके साथ, आइदर फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट, उसके साथ कंटिन्यूटी में है। मैं कुछ केसेस लिखवाऊंगा आपको, और इस प्रोविजन के अंदर हम कुछ केसेस भी लिखेंगे कि क्या कौन से केसेस जो बताए गए हैं बाय द सुप्रीम कोर्ट, और बहुत सारी प्रोविजंस हम इसमें डिस्कस करेंगे। पहले आप ये समझिए कि कनेक्टिंग लिंक जो होगा वो किसके साथ होना चाहिए, पहले सिर्फ फैक्ट इन इशू के साथ था, अब किसके साथ भी हो सकता है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो 1872 का जो भारत जो इंडियन एविडेंस एक्ट था, उससे ज्यादा स्कोप हो गया है अब सेम प्रोविजन में एक वर्ड को ऐड करने से। समझ में आई बात। सिर्फ कनेक्टिंग फैक्ट पहले किससे, मतलब जो सेम ट्रांजेक्शन किसके साथ होना चाहिए था, पहले सिर्फ इसके साथ होना चाहिए था, विवादक तथ्य के साथ में, और अब किसके साथ में होगा, क्योंकि अगर आप पुराना एक्ट देखेंगे, अगर आप पुराने एक्ट को देखेंगे, एक बार इसको बंद कर दोगे, इट इज नॉट परफॉर्मिंग वेरी वेल। मैं इसको वापस रिस्टार्ट कर दो तो मैं समझा देता हूँ, मैं थोड़ा डिक्टेशन करवा देता हूँ आप लोगों को। कुछ फंक्शंस इसके काम पता नहीं क्यों नहीं कर रहे आज। चलिए लिखना स्टार्ट कीजिए, मैं लिखवाता हूँ तब तक आपको कि क्या होते हैं सेम ट्रांजैक्शन वाले फैक्ट्स। दूधनाथ पांडे डिस्कस किया है मैंने इस क्लास के अंदर, दूधनाथ पांडे का केस डिस्कस किया है। चलो उसके फैक्ट्स डिस्कस करें तब तक। हाँ अच्छा, तब किया था रिवीजन वाली क्लासेस में, आरजे से रिवीजन क्लासेस में हुआ था ये दूधनाथ पांडे डिस्कस। क्या होता है सेम ट्रांजैक्शन, आप लोग चाहे तो फैक्ट्स को नोट डाउन कर सकते हैं, बाकी या फिर सुन भी सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे। सर क्या होता है, जो अभी डीवाई चंद्रचूड़ है, जो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब है, उनके फादर थे वाई बी चंद्रचूड़, उनका फैसला ये 1981 का। केस के फैक्ट सुनिएगा और तथ्यों को समझ के आप समझ पाएंगे कि मैं ब्रॉड कि सेम ट्रांजेक्शन क्या होता है, एक ही सम व्यवहार क्या होता है, आप इसको समझ पाएंगे, आप इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि एक ट्रांजेक्शन, एक ही सेम ट्रांजेक्शन हो गया, एक ही सम व्यवहार क्या होता है, इसको समझिए। सर क्या होता है, एक फैमिली एक बंगलो में रहती है इलाहाबाद में, ठीक है, फैमिली है इलाहाबाद के एक बंगलो में रहती है, ठीक है, और जो एक लड़की होती है उसका नाम होता है रंजना, ठीक है, उसके एक भाई रहते हैं उनका नाम है पप्पू भैया, रंजना एंड पप्पू भैया, ठीक है। इनका एक टेनेंट होता है, इनका एक किराएदार होता है, उसका नाम है दूधनाथ पांडे, ठीक है, इनकी किराएदार का नाम होता है दूधनाथ पांडे। अब दूधनाथ पांडे के साथ ना एक दिक्कत थी कि उसकी हमेशा आंख रहती थी खराब रंजना के ऊपर, वो रंजना को हमेशा ये सोचता था कि मैं, मतलब हमेशा उसके एक इविल इंटेंशंस रंजना के ऊपर रहती थी, बस इतना समझ लीजिए आप। और फैमिली अपोज करती है, और फैमिली क्या करती है, दूधनाथ पांडे को घर से बाहर निकाल देती है, उनके घर पे किराए से जो रहता है उसको घर से बाहर निकाल देती है। दूधनाथ पांडे भी एक सीजीएम कोर्ट में केस फाइल करते हैं, और सीजीएम कोर्ट में केस फाइल करके ये बोलते हैं कि रंजना मेरी लॉफुली वेडेड वाइफ है। क्या बोलते हैं कि रंजना मेरी पत्नी है, मतलब जो मकान मालिक है उसकी बेटी जो है वो मेरी कौन है, वो मेरी पत्नी है। और ये भी कहते हैं कि वो घर वाले मुझे अलाउ नहीं कर रहे हैं उसके साथ रहने के लिए, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, सीजीएम कोर्ट जो होता है वो डिसमिस कर देता है इस कंप्लेंट को, और इसके बाद भी कंप्लेंट डिसमिस करने के बाद भी अक्यूज हमेशा फॉलो करता रहता था रंजना को। रंजना एक टीचर होती है स्कूल में, स्कूल का नाम था सेंट एंथनी स्कूल, सेंट एंथनी स्कूल में रंजना एक टीचर होती है। एक दिन बात है, पप्पू भैया क्या करते थे सर, डेली ड्रॉप करने जाते थे, उनका रोज का काम था कि रंजना को ड्रॉप करना है स्कूल। और एक दिन की बात वही होती है, जब इंसिडेंट हुआ तो पप्पू भैया अपनी बहन के साथ मार्केट में जा रहे थे, ठीक है, और दूधनाथ पांडे उनको रोकता है
इन तभी क्या होता है, पप्पू भैया की और दूधनाथ पांडे की बहस हो जाती है, इनके बीच में कुछ हीटेड आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। द सेम मोमेंट आफ्टर इट, उसके बाद में आर्ग्यूमेंट्स हो गए, हीटेड आर्ग्यूमेंट्स पप्पू भैया और इनकी, पप्पू भैया के बीच में और दूधनाथ पांडे के बीच में। आफ्टर इच दूधनाथ पांडे थ्रेटन करता है पप्पू भैया को कि आई विल किल यू, ठीक है ना, तो बीच में मत आ, अदरवाइज आई विल किल यू। अब दूधनाथ पांडे एक टेलीफोन फैक्ट्री में काम करते हैं। कहाँ काम करते हैं? टेलीफोन फैक्ट्री में। अब जिस दिन उनको मारना था, पप्पू भैया को जिस दिन उन्होंने मारा, उस दिन वो क्या करते हैं, टेलीफोन फैक्ट्री में जाते हैं और एंट्री कर लेते हैं। क्या करते हैं? रजिस्टर्स होते हैं ना स्टाफ के, उसमें लिखा होता है ना कि एंट्री का टाइम क्या है। तो पप्पू भैया क्या करते हैं, अपने जाके, जैसे मान लीजिए 9 बजे मर्डर हुआ है, तो 8:30 बजे एंट्री कर देते हैं कि भाई मैं तो कहाँ पे हूँ, मैं तो काम कर रहा था इस टाइम पे। मतलब एक फॉल्स प्ली ऑफ एलिबी क्रिएट करने के लिए, अन्यत्र उपस्थिति, एक मिथ्या अन्यत्र उपस्थिति साक्ष्य क्रिएट करने के लिए। ऊपर है वो खुला हुआ है, तो वो फॉल्स एविडेंस क्रिएट करते हैं। फॉल्स एविडेंस उनके द्वारा क्रिएट किया जाता है। आगे सुनना। अब क्या होता है, जिस दिन मर्डर करना होता है 2 नवंबर 1976 को, जिस दिन मर्डर होता है, तो उस दिन सुबह सुबह पप्पू भैया छोड़ने जाते हैं स्कूल, 9 साढ़े 9 बजे की बात है। और उसी दिन जैसे स्कूल से छोड़ के निकलते हैं, बाहर एक हाथी पार्क होता है, वहां पे उसको गोली मार देते हैं। पप्पू भैया के 1-2 सर्वेंट भी वहां काम कर रहे होते हैं, उसी टाइम सेम मोमेंट में वहां होते हैं। लकीली दे आइडेंटिफाई दूधनाथ पांडे, और दूधनाथ पांडे को आइडेंटिफाई कर लिया जाता है उस टाइम पे। वो जो 2 नौकर होते हैं, एक नौकर तो हॉस्पिटल लेके भागता है और एक नौकर दीदी को बुलाने के लिए स्कूल जाता है। दीदी कहती भैया गए, वहां गए, मारा किसने, उसने मारा, तो दीदी भाग के जाती है पुलिस स्टेशन एफआईआर दर्ज कराने। अभी जितनी भी सीरीज ऑफ इवेंट्स हो रहे हैं, ये सारे क्या है, इन सबको हम क्या कहते हैं सर? इन सबको कहते हैं सेम ट्रांजैक्शन। शाम को झगड़ा होना, अब ये कोई फैक्ट हो सकता है जो कि इशू में ना हो, लेकिन इशू बन गया, क्योंकि इससे क्या पता चल रहा है, इससे मोटिव पता लग रहा है। जो भी तथ्य सेम ट्रांजैक्शन में डील करते हैं फैक्ट इन इशू के साथ में या फिर रिलेवेंट फैक्ट के साथ में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम रिलेवेंट मान लेते हैं। अर्लियर सिर्फ फैक्ट इन इशू था, पहले सिर्फ विवादक तथ्य था, सुसंगत तथ्य अब जुड़ा है 2023 वाले एक्ट के साथ में। ये बात क्लियर है? ये बात कंफर्म क्लियर हुई आप लोगों को? अगर आप एविडेंसेस देखें इस केसेस में, केस फैक्ट सेम ट्रांजेक्शन में होता है। एक और केस में डिस्कस करता हूं, केस का नाम है कपूर सिंह राणा। केस का नाम क्या है? कपूर सिंह राणा वर्सेस एनसीटी ऑफ दिल्ली। अब इस केस में क्या होता है, हाँ पहले भी डिस्कस किया इस क्लास में। कपूर सिंह राणा में भी यही होता है, एक लड़की किसी ऑफिस में काम करती है, वहां के बॉस उसको प्रपोज कर देते हैं, वो मना कर देती है लड़की, और जॉब भी छोड़ देती है। तो वो बॉस क्या होते हैं, घर पे आते हैं मनाने के लिए। लड़की की माँ जो उस टाइम घर पे नहीं होती, जब बॉस आते हैं तो वो अंदर तो आ जाते हैं बॉस, लेकिन इनके बीच में हीटेड आर्ग्यूमेंट्स होने स्टार्ट हो जाते हैं घर के अंदर। लड़की डर के मारे बाथरूम में चली जाती है और खुद को लॉक कर लेती है अंदर से। कपूर सिंह राणा गेट तोड़ते हैं अंदर। बाथरूम के अंदर आपको पता है पहले एसिड रखे जाते थे, हार्पिक वगैरह का तो पहले चलन था नहीं, जो तेजाब होता है वॉशरूम क्लीन करने के लिए। कपूर सिंह राणा बोतल खोल के उसके ऊपर पोर कर देते हैं। तो अगर आप देखो, और कपूर, ये मैं आपको मेटेरियल ओमिशन में भी केस पढ़ाऊंगा, एक जब मैं आपको 162 का एक प्रोवाइजो पढ़ाऊंगा, तब भी सीआरपीसी का, तभी मैं आपको इस पार्ट को पढ़ाऊंगा। अब जो नया सेक्शन हो जाएगा कोऑर्डिनेट, हम उसको भी उस टाइम भी पढ़ेंगे। अपार्ट फ्रॉम इट, जब कपूर सिंह राणा ने तेजाब डाला और फिर वो जो भागने पे उसको कुछ लोगों ने आइडेंटिफाई किया, इवन उसकी जो मदर थी जो रास्ते से आ रही थी वापस, जो मार्केट गई थी कुछ काम से, उन्होंने भी आइडेंटिफाई किया। तो आप देखेंगे दिस ऑल एक्ट हैपेंस इन द सेम ट्रांजैक्शन। सेम ट्रांजैक्शन के बहुत सारे इश्यू होते हैं, जैसे दिल्ली वाला निर्भया केस। वो लड़की मूवी देख के आई,
अपने दोस्त के साथ में रोड पे खड़े थे, ठीक है, उन्होंने खुद का कोई टैक्सी ना करते हुए उन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज किया, जो कि दिल्ली में बहुत आम बात है। अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो उन्होंने यूज किया और उसमें जब उसका रेप और डेथ अकर हुई, तो आप देखेंगे कि इट्स अ पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। वहां खड़े रहना ये इरेलेवेंट फैक्ट हो सकता है, क्योंकि रेप और मर्डर कहाँ हुआ है, बस के अंदर हुआ है, लेकिन सिर्फ वहां पे खड़े रहना जो कि क्या चीज क्रिएट करती है, एक अपॉर्चुनिटी, एक ओकेशन क्रिएट करती है। मतलब जनरली फैक्ट इशू में नहीं था, लेकिन वो एक पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन है। इसके बाद क्या इवेंट हुआ, उसके बाद क्या इवेंट हुआ, क्यों सेम ट्रांजैक्शन को हम लोग रिलेवेंट मानते हैं? क्योंकि देखिए, जब भी किसी की क्रिमिनल लायबिलिटी को आप प्रूव करते हो, यू ऑलवेज वांट टू प्रूव द लिंक, द चेन ऑफ सर्कमस्टांशियल और ऑल द एविडेंसेस यू हैव। आप सबकी लिंक को कनेक्ट करते हो, और ये लिंक कनेक्ट होते होते अल्टीमेटली क्या होती है, अक्यूज के कन्विक्शन पे पहुंचती है। अगर मैं बोलूं आपको कि एक भी लिंक अगर मिसिंग हो गया है बीच में से, तो अक्यूज को बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाएगा, उसको संदेह का लाभ मिल जाएगा। तो हमें उचित संदेह से पहले साबित करना ही है, वी हैव टू प्रूव बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। इसके लिए सेम ट्रांजैक्शन जैसे ये जो प्रोविजन है सेक्शन 4 जैसे प्रोविजन, जिसको हम लोग रेस जेस्टे कहते हैं, ये जो प्रोविजन है, ये प्रोविजन हेल्प करते हैं कोर्ट को टू गेट अल्टीमेट सक्सेस और टू गेट कन्विक्शन। प्रोसिक्यूशन को अल्टीमेट सक्सेस भी इसी से मिलती है और कन्विक्शन भी इसी से आता है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि हर एक माइन्यूट बात रिलेवेंट, हर एक माइन्यूट बात मतलब हर एक फैक्ट जो कि किससे डील करता है, फैक्ट इन इश्यू सेम और रिलेवेंट फैक्ट से। फैक्ट इन इश्यू रिलेवेंट फैक्ट से जो चीज डील करती है, उसी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। जब ये चीजें लिंक होती है और जब ये सेम ट्रांजैक्शन में होती है, तो ही हम इसको क्या कहते हैं सर, तो ही हम कहते हैं कि नाउ दिस फैक्ट इज ऑल्सो रिलेवेंट टू द केस। तो कोर्ट पूछता है क्यों रिलेवेंट है ये फैक्ट, क्योंकि सेम ट्रांजैक्शन में हुआ है, ठीक है। जो चीज बिल्कुल सतत होती है, लगातार होती है, कंटिन्यूटी में होती है, और आपको लगता है कि हाँ देयर इज नो गैप। आपको मैं मल्टीपल एग्जांपल्स दे सकता हूं इसके केसेस के, दैट व्हाई सच फैक्ट इज सेम ट्रांजैक्शन, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए एक ऑटो वाला है, जिस दिन निर्भया के साथ अगर इंसिडेंट हुआ होगा, एक ऑटो वाले ने से भी उन्होंने बात की थी, जैसे चार्जशीट में लिखा हुआ है। ऑटो वाले का भी स्टेटमेंट है, उसने बोला था कि हमारे बीच में डिसएग्रीमेंट हो गया था विद रेस्पेक्ट टू रेंट, क्या सॉरी किराए को लेके, जो जाता है ना अपना भाड़े पे जो जाता है ऑटो, उसको लेके डिसएग्रीमेंट हुआ था। अब उसका स्टेटमेंट रिलेवेंट नहीं होता, बट अगर वो पार्ट है सेम ट्रांजेक्शन का, क्योंकि उसी से तो वो पूरा ट्रांजेक्शन हुआ ना सर। अगर वही ले जाता तो ये इंसिडेंट होता। तो हमें लायबिलिटी ऐसे चेक करनी पड़ती है। बात समझ में आई? हमें फैक्ट को, मतलब आप ही समझ लीजिए कि कोई इरेलेवेंट फैक्ट भी क्या बन जाएगा, रिलेवेंट बन जाएगा। मतलब कोई विसंगत तथ्य भी क्या बन जाएगा, अल्टीमेटली सुसंगत बन जाएगा। ये प्रोविजंस कुछ ऐसे हैं जो कि बहुत हेल्प करते हैं प्रोसिक्यूशन की, अभियोजन की। जो बच्चे एपीओ की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको भी ये चीज का बहुत बेनिफिट मिलेगा। देखिए, ये सिर्फ सिंपल प्रोविजन नहीं है, इट्स ए वेरी यूनिक एंड स्पेशल प्रोविजन। आप कोई सा भी फैक्ट उठा के देख लेना, आपको ये लगेगा जब आप इसको देखने स्टार्ट कर देंगे। जैसे मान लीजिए एक केस लिखवाऊंगा मैं आपको, उसमें क्या होता है, एक औरत को फोन किया जाता है, एक औरत रात को फोन करती है पुलिस वाले को, वो कहती कि सेव मी अदरवाइज आई विल बी रेविस्ड, मतलब मुझे बचा लो, अदरवाइज ये लोग क्या करेंगे, मुझे बर्बाद कर देंगे या फिर खत्म कर देंगे। अब उस औरत ने जो फोन किया पुलिस वाले को इन द मिड ऑफ नाइट, तो इट्स ए पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, ये एक ही समय का भाग है। बात समझ में आ रही है? तो आपको ये समझना पड़ेगा कि दीज प्रोविजंस, यू कैन नॉट रीड दीज फैक्ट्स और दीज प्रोविजंस इन आइसोलेशन। मतलब ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एक फैक्ट को पढ़ के उसको छोड़ देंगे। जब आप जजमेंट राइटिंग करेंगे आरजेएस मेंस में, तो आप इस फैक्ट्स को कनेक्टेड दूसरे फैक्ट से कनेक्टेड दिखाएंगे। देखिए, रिलेवेंट बताना एक अलग बात है और उसको साबित करना, साबित करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है। देखिए, आरजेएस के जब मेंस होता है तो वहां पे बहुत ज्यादा आपको एविडेंसेस नहीं दिए जाते। पहली बात ये ध्यान रखिए, आपके पास में बहुत सारे क्या नहीं है, वहां पे एविडेंसेस नहीं है, एग्जिबिट नहीं है, आपके पास में विटनेसेस नहीं है। सो यू हैव टू क्रिएट योर ओन विटनेसेस, यू हैव टू क्रिएट योर ओन एग्जिबिट्स। जैसे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट दिखाओगे, बस का रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाओगे जहां पे ऑफेंस हुआ है। जैसे निर्भया वाला केस की अगर आपके उसमें आ जाता है जजमेंट राइटिंग में, तो वो
एग्जिबिट्स, एग्जिबिट मतलब होता है डॉक्यूमेंट, दस्तावेज। अब आपको सर क्रिमिनल में दस्तावेज चाहिए क्या? हाँ चाहिए। व्हाट एग्जिबिट यू हैव टू प्रोड्यूस? जैसे जैसे विटनेस, सबसे पहला विटनेस कौन है? जो उसका दोस्त जो उसके साथ था जो जिंदा बच गया, प्राइम विटनेस। दूसरा विटनेस कौन होगा? कि वो होगा, जैसे पोस्टमार्टम किया डॉक्टर, वो हो सकता है। या फिर तीसरा विटनेस कौन हो सकता है? वो विटनेस हो सकता है जिन्होंने, मान लीजिए वहां पे पान की गुमटी थी जहां से उन्होंने बस को बोर्ड किया, उसने देखा कि एक बस में चढ़े थे, बस का नंबर मुझे नहीं याद है, लेकिन बस में बैठे थे ये लोग। कौन से कलर की बस थी? व्हाइट कलर की बस थी। विटनेस नंबर 3। आप देखेंगे विटनेस नंबर 4 जिसने सुबह 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 सबसे पहले आइडेंटिफाई की निर्भया की बॉडी, विटनेस नंबर। फिर नेक्स्ट सो इन सो पर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, वो डॉक्टर जिसने सबसे पहले फर्स्ट एड दिया उसे, वो पीसीआर का कांस्टेबल जो उसको उठा के हॉस्पिटल लेके गया, एडमिट किया। आप समझ रहे हैं, देयर आर मल्टीपल विटनेसेस इन ए सिंगल केस। ये तो बात होगी विटनेसेस की। अब मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करता हूँ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, डेथ हो गई थी ना अल्टीमेटली, निर्भया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। डीएनए सैंपलिंग की रिपोर्ट कि कौन कौन से डीएनए सैंपल मिले उसकी बॉडी से और कौन कौन से अक्यूज के प्रूव हो गए कंक्लूसिवली। फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट, उस बस के अंदर कौन कौन थे, किस किस के फिंगरप्रिंट हमें कंक्लूसिव मिले हैं। और बहुत सारी रिपोर्ट हो सकती है ऐसे। तो आप देखेंगे बस का रजिस्ट्रेशन नंबर, उसकी रिपोर्ट, आरसी इसके नाम है, उसका डॉक्यूमेंट। तो देर आर मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स यू कैन जनरेट बाय योर ओन सेल्फ। हाईकोर्ट 10 नंबर का ही जजमेंट क्यों पूछता है, मैं आपको अभी बताता हूँ। हाईकोर्ट क्या पूछेगा आपसे? 10-10 नंबर के 2 जजमेंट राइटिंग ऑर्डर राइटिंग पूछेगा। पूछने का एक मेन एम क्या होता है हाईकोर्ट का, अगर आपको ये बात बताऊं मैं, क्या एम होता है हाईकोर्ट का जजमेंट राइटिंग 10 नंबर का पूछने का। अगर आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में हो गया या एमपी हो गया, तो वहां पे एक सेपरेटली पेपर होता है जजमेंट राइटिंग का। हमारे यहाँ पे कम क्यों होता है, मैं उसका एक रीजन स्पेसिफिक आपको क्लियर कर दूं। राजस्थान के अंदर सेल्फ अज्यूम फैक्ट करने पड़ते हैं, और सेल्फ अज्यूम वही कर सकता है, कौन कौन से विटनेसेस होंगे, कौन कौन से एग्जिबिट्स बनेंगे, सिर्फ वही आदमी कर सकता है जिस आदमी के अंदर जुडिशियल माइंड होगा। देखिए मान लीजिए आपको जमीन के ऊपर सेटल्ड पोजीशन दिखाना है, मतलब एक स्थायित्व कब्जा है आपका उस जमीन के ऊपर, सेट आपकी एक सेटल्ड पोजीशन थी, आपको डिसपोजेस कर दिया है, इसका केस आ गया। ये 21 में पूछा गया, 21 या 19 में ये जजमेंट था। अब वहां पे ज्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए हुए, सिर्फ फैक्ट्स दिए हुए हैं। तो कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ फैक्ट्स आपको सेल्फ अज्यूम करने पड़ेंगे। जैसे आप बताओगे क्या? सर देखिए मेरे 15 साल से नल और लाइट का बिल, नहीं बताओगे? नल और लाइट का बिल तो एक कंक्लूसिव एविडेंस है दैट यू आर इन सेटल्ड पोजीशन। अड़ोस पड़ोस के 4 लोगों की गवाही होगा। आपने जो भी वहां की लोकल सोसाइटी को जो भी टैक्स पे किया है, या आप जो गार्ड को मेंटेनेंस पे करते हैं हमेशा ऑनलाइन, होता है ना सिक्योरिटी गार्ड हो, उसको आप मेंटेनेंस पे करते हैं, तो ये सब चीजों से क्या पता लगता है कि दैट यू आर इन सेटल्ड पोजीशन। बात समझ में आई? सो इन आरजेएस में ये फैक्ट से आप अपना जुडिशियल माइंड प्रूव करते हो। जो बच्चा इन फैक्ट्सों को क्रिएट करने में उनको उतना ही, देखिए रिलेवेंट तो आप बता दोगे, अल्टीमेट क्या होगा ना, रिलेवेंट तो आप बता सकते हैं, लेकिन वही फैक्ट को ड्यूली प्रूव भी तो करना होगा जजमेंट राइटिंग के लिए, क्योंकि 168 का प्रोवाइजो ये कहता है। सिर्फ रिलेवेंट बताने से थोड़ी काम चलेगा, ड्यूली प्रूव भी तो करना पड़ेगा। साबित तो तभी हो पाएंगे ना जब आपके पास में इनफ विटनेसेस हो, इनफ एग्जिबिट्स हो। बच्चा यही मिस्टेक करता है, वो कोर्ट को दिखा देता है जजमेंट राइटिंग में कि दीज फैक्ट्स आर रिलेवेंट फैक्ट, बट यू हैव टू प्रूव ड्यूली प्रूव आल्सो। ड्यूली प्रूव कर, जब तक आप उसको सम्यक रूप से साबित नहीं करोगे, तब तक वो एडमिसिबल होंगे क्या, तब तक वो ग्राह्य होंगे। और यही तो हमने पढ़ा लास्ट वाले टॉपिक में। 136 में क्या पढ़ा कि कोर्ट पूछ सकता है 136 पैरा 1 में कि हाउ दे आर रिलेवेंट। इफ यू वांट टू प्रूव दोस फैक्ट्स, फर्स्ट लेट मी शो हाउ दीज फैक्ट्स आर रिलेवेंट। अगर आप साबित करना चाहते हो तो करो, लेकिन कोर्ट पूछ सकता है ना आपसे कि किस तरह से सुसंगत है। जो हमने सेक्शन 141 पढ़ा था पैरा 1, उसमें यही था, ये सेम चीज हमने पढ़ी। तो आपको समझना पड़ेगा, सिर्फ रिलेवेंट बताने से रिलेवेंट नहीं होगा। अगर आप चाहते हो उस पर जजमेंट आए तो उसको साबित भी करो। समझ में आई? तो अल्टीमेट पर्पस क्या है लॉ और जुडिशरी का, अगर आप पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम समझते हैं, सिर्फ आप कोर्ट में जाके बोलो सर इट्स ए रिलेवेंट फैक्ट, इट्स ए रिलेवेंट फैक्ट, इट्स ए पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, वो ठीक है, बट हाउ इट इज द पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन यू हैव टू प्रूव दैट। और वो प्रूव कैसे करोगे? आइदर बाय द एग्जिबिट्स और आइदर बाय द विटनेसेस। या तो आप जो दस्तावेज आपके सामने उसको प्रस्तुत करके करोगे, या फिर
या फिर जो साक्षी हैं आपके पास में, क्योंकि यही लोग क्या करेंगे, उस तथ्य को सम्यक रूप से साबित करेंगे, वही लोग इस फैक्ट्स को ड्यूली प्रूव करेंगे कोर्ट के सामने। बात समझ में आई? अगर मैं बोलता हूं कि ये फैक्ट सेम ट्रांजैक्शन में है, तो मेरे बोलने से ही काम नहीं चलेगा सर। अरे कोई आदमी बोलता है मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, फ्रॉड हुआ है, फ्रॉड हुआ है, तो क्या फ्रॉड उसके कहते मान लीजिएगा कोर्ट, यू हैव टू प्रूव दैट कि किस मैनर में फ्रॉड हुआ है तेरे साथ। सीपीसी में तो दिया भी है स्पेसिफिक, अगर फ्रॉड है, मिसरिप्रेजेंटेशन है, मिस्टेक है, देन यू हैव टू गिव ऑल द फैक्ट्स इन डिटेल। एक मैनर स्पेसिफाई कीजिए कि फ्रॉड किस तरह हुआ है। बात समझ में आई? So these facts and these provisions are very plenarily in language. अगर आप इनको आइसोलेशन में पढ़ते हो, अगर आप सोचते हो कि मैं सिर्फ एक फैक्ट को पढ़ लूंगा और एक फैक्ट को समझ लूंगा, तो नहीं होगा। देखिए, एडवोकेट तो सारे ही हैं कोर्ट के अंदर, लेकिन आपने कभी सोचा है कि हर बार के अंदर सिर्फ 2-5 एडवोकेट ही क्यों बहुत अच्छे हैं, सब उन्हीं की तारीफ क्यों करते हैं? क्योंकि वो हमेशा हमेशा हर फैक्ट को कनेक्ट करते हैं दूसरे फैक्ट से। आप क्रिमिनल लाइबिलिटी में जब भी जाएंगे, तो क्रिमिनल लाइबिलिटी में जैसे मैं उसने बता रहा था कि आईपीसी वाज व्हाई वेरी डिफिकल्ट, और जिसको हम भारतीय न्याय संहिता है, व्हाई इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द स्टूडेंट्स, ऑल्दो दे डू नॉट आस्क डिफिकल्ट क्वेश्चंस, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट। अगर आप मेरी बात दूसरे वे में देखेंगे, तो क्रिमिनल लाइबिलिटी के अंदर या आइदर सिविल लाइबिलिटी के अंदर जो फैक्ट्स होते हैं उसको ड्यूली प्रूव करना बहुत जरूरी है। सिर्फ रिलेवेंट बोलने से काम नहीं चलेगा। कोर्ट बोल देगा कि ठीक है रिलेवेंट तो है, मान लिया, लेकिन प्रूव कर, साबित करेगा तभी तो होगा। आप कोई फैक्ट एलीज कर रहे हो, एलीज करने से थोड़ी काम चलेगा। अगर कोई आदमी बोलता है कि सर मेरे पास प्ली ऑफ एली भाई है, मैं वहां नहीं था उस मौके पे, तो साबित कर तू वहां नहीं था। आप क्या कहोगे कि पुलिस वालों से मेरे वो मंगवा लो मोबाइल की रिकॉर्ड, मैं तो वहां था ही नहीं। ऐसे थोड़ी, ऐसा काम नहीं चलेगा। या तो आप अपने 2 साक्षी लेके जाओ कोर्ट में कि हाँ सर ये उस समय घटना के वक्त ये मेरे साथ था, और जो 2 लेके जाओगे वो भी, उनका भी कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, तभी तो कोर्ट मानेगा। ऐसा थोड़ी ना कि आपने बोल दिया कोई भी मर्डर केस में आप वांटेड हो और आप बोल दो कि नहीं नहीं सर आई वाज नॉट देयर। ऐसे ऐसे बोलने से काम हो जाएगा क्या? बताइए। ये तो प्रूव करना पड़ेगा ना आपको कि सर मैं वहां नहीं था। या तो आप मोबाइल का टिकट दिखाओ, टोल की पर्ची दिखाओ, कुछ तो दिखाओगे, टोल के कैमरे, सीसीटीवी के कैमरे। टोल बूथ पे जाके मांगोगे ना कि सर उस दिन मैंने 11 बजे गाड़ी निकली थी यहाँ से, सीसीटीवी का कैमरा दे, बोले 1000, 2000, 5000 रुपए रख, मेरे को पेन ड्राइव में क्या दे दे, सीसीटीवी का फुटेज जिसमें मेरी शक्ल दिख रही है। एविडेंस तो आप ही को देने पड़ेंगे ना। उसे एविडेंस लिया, सर्टिफिकेट बनवाया इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का, लगा दो कोर्ट में। बस समझ में आई? दैट्स हाउ यू हैव टू प्रूव दोस थिंग्स। मतलब आप अगर चाहते हैं कोर्ट में कुछ चीज साबित करना, तो उनको करना पड़ेगा आपको। बात समझ में आई? इफ यू वांट टू प्रूव सर्टेन फैक्ट्स, देन यू हैव टू प्रूव अकॉर्डिंगली। और बर्डन ऑफ प्रूफ भी यही बोलता है कि अगर आपको जजमेंट चाहिए अपने फेवर में, तो जो दोज फैक्ट्स विच आर एग्जिस्टेड उनको प्रूव करो अपने फेवर में। अगर कोई भी पार्टी प्रूव नहीं कर पाएगी, तो अगर किसी भी पार्टी ने कोई भी चीज प्रूव नहीं की, तो वही पार्टी क्या हो जाएगी? फेल हो जाएगी। इफ नाइदर पार्टी प्रूव्स एनी फैक्ट, देन सच पार्टी वुड फेल। ये तो बोलता है अपना। बाकी प्रोविजन जो इसके अकॉर्डिंगली, जो पहले अर्लियर 102 था, अब तो क्या कौन सा प्रोविजन हो गया होगा? 107 हो गया है ये। ठीक है, वेरी गुड। तो मतलब तुमने नया नया धीरे धीरे याद करना स्टार्ट कर दिया है। जो पढ़ाता जा रहा हूँ उसको प्लीज याद करते रहिए। यस, चलिए इसमें थोड़ा लिख लें अपन। सेक्शन 4 के अंदर लिखने का काम किया जाए और लिखा जाए काफी सारा। आई थिंक एविडेंस का जो बेसिक फंडा है वो आप समझ चुके हो। मुझे नहीं लगता यू गाइज विल फेस एनी प्रॉब्लम नाउ इन एविडेंस। एविडेंस का जो फंडामेंटल सवाल थे वो आपने कर लिए हैं अच्छे से। ठीक है ना? बैरेक्ट के लिए जगह छोड़ दीजिएगा। किसके लिए जगह छोड़ देना? बैरेक्ट के लिए। और मेंस में अगर ये कभी भी सवाल आ जाता है, जैसे 3 नंबर में सवाल आया मेंस के अंदर, सर देखिए इधर आरजेएस का जो मेंस होता है उसमें अलग अलग नंबर के सवाल होते हैं। जैसे 3 नंबर के कितने सवाल आएंगे? 10 सवाल। पेपर हो गया 30 नंबर। 4 नंबर के कितने सवाल आएंगे? 6 नंबर के कितने सवाल आएंगे?
और 2 सवाल आएंगे 10-10 नंबर के, कितना हो गया? 100 हो गया टोटल। तो मतलब 3 नंबर में अगर सवाल आ जाए रेस जेस्टे, तो यू हैव टू राइट ओनली डायरेक्ट। 1 मार्क्स के लिए कितने लिखना पड़ता है ये सर? 1 नंबर के लिए कितने वर्ड्स लिखने पड़ते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने शब्द लिखने पड़ते हैं 1 नंबर प्राप्त करने के लिए मेंस के अंदर? बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सर मान लीजिए जगह बहुत सारी दी हुई है सर, लेकिन लिखी कितना? तो मेरा हमेशा आंसर रहता है फॉर 1 मार्क्स क्वेश्चन यू हैव टू राइट एटलीस्ट 15 वर्ड्स। कितने? 15 शब्द लिखिए। 1 नंबर का अगर सवाल है कोई तो 15 शब्द लिखिए। 3 नंबर का सवाल है तो 45 वर्ड्स लिखिए। ये 45 वर्ड्स काउंट कैसे करना है? इसमें से इज एम आर हटा दीजिए, वॉज और हटा दीजिए, हिंदी मीडियम में तो का की के से में पर हटा दीजिए। समझ में आई बात? तो 45 शब्द आपके एटलीस्ट होने चाहिए। अगर आप मेंस लिख रहे हैं तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, इतना लिखना है। तुम्हें गिनना नहीं है, लेकिन तुम्हें हैबिट हो जाएगी। अभी तुम तैयारी स्टार्ट ही करी है तो तुम आपकी क्या हो जाएगी सर एंड ऑफ द डे? आपकी एंड ऑफ द डे क्या हो जाएगी? आपकी हैबिट हो जाएगी कि मेरे को इतने शब्द जस्टिफाई करना है। मेरा एक फ्रेंड है, वो बहुत अच्छा है पढ़ाई में, लेकिन कभी भी क्या ना उसका मेंस नहीं क्लियर होता। मैं हमेशा कहता हूँ कि उसको मैं हमेशा बोलता हूँ ये बात, हमेशा, कि अगर आपको अपना मेंस निकालना है तो आप आंसर्स को थोड़ा सा बड़ा कीजिए, उसकी लेंथ बढ़ाइए। क्योंकि होता क्या है ना, बच्चों की आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस इतनी अच्छी होती है कि वो जितने स्पेस दिया होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई क्वेश्चन है, जितना स्पेस दिया हुआ है और इतना स्पेस दिया हुआ है, मान लीजिए बच्चा क्या करता है, पूरा भरेगा और पेपर भी पूरा करेगा, जो टॉपर बच्चा होगा। बात समझ में आई? और इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है? इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है कि 1 नंबर के लिए आप 15 शब्द लिख रहे हो और 3 नंबर के लिए 45 शब्द लिख रहे हैं। तो 45 शब्द का मतलब क्या होता है? 45 शब्द का मतलब होता है 8-9 लाइन, क्योंकि एक शब्द में हम लोग अराउंड 8-9 लाइन तो नहीं, मतलब आप मान लीजिए राइटिंग के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारे बच्चे गैप दे दे के लिखते हैं, तो मैं उनको कहता हूँ कि प्लीज अपने गैप को कम कीजिए। अगर आपने अपना गैप कम नहीं किया तो एग्जाम में आपकी को अगर उसके माइंड में इंप्रेशन पड़ गया कि ये स्पेस छोड़ छोड़ के इसलिए लिख रहा है ताकि मुझे लगे कि जगह भरनी है, उसको कभी ये रियलाइज मत कराओ। इस बार का जो मेंस की कॉपी थी, इस बार जो मेंस हुए, आप मानेंगे नहीं, इस बार जगह ही नहीं दी उन लोगों ने। और बच्चों ने मुझे बोला सर जगह नहीं है तो क्या करें? मैंने कहा लास्ट लाइन जो दी हुई थी ना, कॉपी खत्म हो जाती है आपकी, यहाँ पे भी लिख के आओ, शो योर डेडिकेशन। इसे नंबर नहीं कटेंगे, एक्स्ट्रा लिखा है उसका, मैंने कोई नहीं काटता नंबर। यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स नहीं है ये लो के एग्जाम्स हैं, कोई नंबर नहीं काटेगा। कंटेंट तो पूरा लिखोगे ना, जो पूछा है उसको जस्टिफाई तो करोगे ना। तुम कौन सा स्पेस के बाहर जा रहे हो? लिख तो उसी स्पेस में रहे हो ना। अरे मान लीजिए ये कॉपी है आपकी, एक सवाल यहां दिया है और यहाँ पे दूसरा सवाल है, ठीक है? समझ में ही बात? अगर आप मान लीजिए लाइंस यहां से स्टार्ट हो रही है लिखने के लिए, अगर आपने उस लाइन को यहां से स्टार्ट कर दिया तो कोई दिक्कत है क्या? लिख तो उसी में रहे हो ना, आंसर तो जस्टिफाई करोगे अपना। मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि तुम इस आंसर को इधर भी कर दो, ऐसे एरो लगा के ऐसे लिख दो, ये थोड़ी कह रहा हूं। लिख तो तुम अपने स्पेस में रहे हो ना। इसको बोलते हैं स्मार्ट क्लिक। आपने आंसर भी जस्टिफाई किया और जगह को भी पूरा भरा, और हो तभी पाएगा जब बहुत डिटेल में पढ़ा हो चीजों को। सेक्शन 6 एक लाइन में खत्म हो जाता है। क्या है सेक्शन 6 में? बताओ मुझे एक बार। सेक्शन 6 के सेक्शन 4 में है क्या? 1-1.5 लाइन है। अगर उसकी हिडन चीजें मैं नहीं बताऊंगा तो फिर कौन बताएगा? या तो फिर आप बुक से पढ़ लीजिए जाके, समय लगेगा आपको। बात समझ में आ रही है? डायरेक्ट अगर 45 शब्द पूरे कर रहे हैं तो फिर कुछ नहीं लिखना। नहीं कर रहे तो नहीं कर रहे ना पूरे शब्द, तो फिर आप लिखाएंगे हियर सेम ट्रांजैक्शन मीन एनी फैक्ट विच इज कनेक्टेड विद रिलेवेंट फैक्ट एंड फैक्ट इन इशू इन कंटिन्यूएंस। वो चीज आपको लिखनी पड़ेगी। इलस्ट्रेशन मत लिखना, मैं जो लिखाऊंगा वो लिखना। पहले डायरेक्ट लिखिए, फिर मेरे नोट्स लिखिए जो मैं लिखवाता हूं। चलिए लिखना स्टार्ट कीजिए। लिखिए, द प्रिंसिपल ऑफ दिस सेक्शन
The principle of this section is based on same transaction. The principle of this section based on same transaction. इस धारा का सिद्धांत एक ही समव्यवहार के साथ एक ही समव्यवहार के साथ उसके किसी भाग में विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्य से संसक्त होने वाले तथ्यों के साथ जुड़ा हुआ है। इंग्लिश में लिखिए द प्रिंसिपल ऑफ दिस सेक्शन कहां तक लिखवा है? बेस्ड ऑन सेम ट्रांजेक्शन where any fact related to fact in issue or relevant fact, where any fact related to fact in issue and relevant fact, and date forms part of the same transaction, पैराग्राफ से लिखिए ट्रांजैक्शन रेफर्स टू ए सीरीज ऑफ एक्ट्स। देखिए समव्यवहार से यहां तात्पर्य है कि पैराग्राफ से लिखना समव्यवहार से यहां तात्पर्य है कि ट्रांजैक्शन रेफर हियर सीरीज ऑफ एक्ट्स which is connected together and capable of being called by a single name क्या लिखवाया मैंने हिंदी में? समव्यवहार से यहां तात्पर्य है कि जब कभी भी अनेकों कृत्य एक ही क्रम में जुड़े हुए होते हैं और उन्हें एक नाम द्वारा संबोधित किया जा सकता है For example, a contract or a crime, जैसे कि एक संविदा या एक अपराध आगे लिखिए A transaction may consist of single incident stretching for few minutes or it may spread over variety of facts। समव्यवहार के अंतर्गत एक तथ्य को कुछ मिनटों के लिए भी या किसी अन्य तथ्यों के लिए भी
अन्य तथ्यों के लिए भी विस्तार किया जा सकता है, अन्य तथ्यों के लिए भी विस्तारित किया जा सकता है, विस्तार नहीं विस्तारित किया जा सकता है, विस्तारित किया जा सकता है, विस्तारित किया जा सकता है। स्प्रेड ओवर ए वैरायटी ऑफ फैक्ट्स तक हो गया। स्प्रेड ओवर ए वैरायटी ऑफ फैक्ट्स, स्प्रेड ओवर ए वैरायटी ऑफ फैक्ट्स, वैरायटी ऑफ फैक्ट्स लिखिए, आगे लिखिए। where transaction consist of the different acts, where transaction consists of different acts, the chain of some transaction, the chain of some transaction, the chain of some transaction may constitute the part of same transaction, the part of same transaction with relevant fact and fact in issue, may constitute same transaction with relevant fact and fact in issue। लिखिए, जहां कहीं भी एक ही समव्यवहार के अंतर्गत, जहां कहीं भी एक ही समव्यवहार के अंतर्गत विभिन्न कृत्य हैं, तो उन्हें सुसंगत तथ्य या विवादक तथ्यों के साथ, तो उन्हें सुसंगत तथ्य या विवादक तथ्यों के साथ जोड़ने की जो श्रृंखला है, उसे ही समव्यवहार कहा जाता है, उसे ही समव्यवहार कहा जाता है। पढ़िए एक बार जो लिखवाया है उसे, समझ में आया? बताता हूँ, इस टॉपिक के बाद बताता हूँ, ठीक है? अब इलस्ट्रेशन पे आ जाइए प्लीज। पहला इलस्ट्रेशन देखिए, ए इज अक्यूज ऑफ मर्डर। देखिए इस पार्ट के जो इलस्ट्रेशन है, ये जो पार्ट बी हम पढ़ रहे हैं, इसमें इलस्ट्रेशन जो भाग 2 है, इसमें इलस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके हर एक इलस्ट्रेशन को करना है। पहला इलस्ट्रेशन देखिए, ए इज अक्यूज ऑफ मर्डर ऑफ बी बाय बीटिंग हिम व्हाटएवर वाज सेड और डन बाय ए और बी और the bystanders at the beating or so shortly before or after it to part the form of same transaction। ख को पीट कर उसकी हत्या करने का क अभियुक्त है। क या ख या पास खड़े लोग द्वारा जो कुछ भी पिटाई के समय या उससे इतने अल्पकाल पूर्व या पश्चात कहा गया था कि उसी समव्यवहार का भाग बन गया। जैसे मान लीजिए आप देखते होंगे रोड रेज केसेस होते हैं ना, जहाँ पे पार्टी का कोई इंटेंशन नहीं है, मोटिव नहीं है मारने का, लेकिन गाड़ी ठुक गई, ठीक है ना, कार जा रही थी, दो पीछे से गाड़ी अटैच हो गई। अब जैसे वो भी गुस्से से निकला, ये भी गुस्से से निकला, दोनों ने एक दूसरे को मारना पीटना स्टार्ट करते और एक की डेथ हो जाती है। अब आसपास के लोग जो देख रहे हैं इस झगड़े को, उन लोगों को तो वो लोगों का कोई मतलब रोल नहीं है पूरे केस में, लेकिन उन लोगों ने जो स्टेटमेंट देंगे, वो जो लोग स्टेटमेंट देंगे कि इनके बीच पुलिस आई कि क्यों इनके बीच में झगड़ा, बताएगा ना कि सर वो गाड़ी अड़ गई थी इसकी आगे वाले की, तो वो पीछे से निकला और उसने हॉकी से इसके सर पे दे मारा। तो उसका जो स्टेटमेंट है वो क्या है, पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन है। बात समझ में आई? एग्जाम के अंदर सीधा सीधा रिलेशन दे देते और डिस्कस द लायबिलिटी, क्या बोल देते, डिस्कस द क्रिमिनल लायबिलिटी ऑफ ए, क्या बता देंगे, डिस्कस द क्रिमिनल लायबिलिटी ऑफ ए, हाउ इट इज रिलेवेंट। मैं भी पूछूंगा सवाल जब ऐसे पेपर होंगे अपने भी, आई विल आस्क ऑल दिस क्वेश्चंस। मैं इलस्ट्रेशन दे दूंगा आपको और आपको लिख के बताना है हाउ द फैक्ट ऑफ बायस्टैंडर्स, हाउ द स्टेटमेंट ऑफ बायस्टैंडर्स आर रिलेवेंट। बता सकते हैं कि जो आसपास के लोग खड़े उनका स्टेटमेंट रिलेवेंट क्यों है, क्या बताएंगे इसमें, क्योंकि वो पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन में आता है, एक ही समव्यवहार में वो कथन है, इसलिए वो रिलेवेंट हो गए। समझ में आई? इलस्ट्रेशन बी में आइए। A is accused of waging war against the government of India by taking part in the armed insurrection in which property is destroyed, troops are attacked, and jails are broken up. The occurrence of these facts
is relevant as part of from same transaction general though a may not be present in the all of them. समझ में ही बात? सर ए ने क्या किया है, ए ने क्या किया, एक भीड़ को उकसा दिया। अरे हो सकता है ना कि कोई आदमी हो जिसका इतना इन्फ्लुएंस हो, वो वीडियो बना के भेज दे कि अब सब पे अपना हक जमाना स्टार्ट कर दीजिए, क्या पता उसको वीडियो आ गया और लोगों ने उसको वीडियो देखा ऑनलाइन, लोग आकर्षित हो गए और लोगों ने तोड़फोड़ मचाने स्टार्ट कर दिया, ऑल्दो वो वहां पे नहीं है। तो यहाँ पे जो एक स्टेटमेंट यूज किया गया है, देखिए सेक्शन 4 में पढ़िए, अकर्ड एट द सेम टाइम इन प्लेस एंड डिफरेंट टाइम्स एंड प्लेसेस। तो भैया क्या पता वो कनाडा में बैठ के कोई वीडियो बना रहा हो सकता है ना, क्या पता पाकिस्तान में बैठ के कोई वीडियो बना रहा हो, यहाँ पे भेज रहा हो अपने लोगों को भड़काने के लिए, क्या सेम टाइम पे है वो वीडियो? नहीं है, डिफरेंट प्लेस का है ना सर। मान लीजिए आज एक कम्युनिटी का वीडियो सामने आता है जिसमें दूसरी कम्युनिटी के ऊपर एट्रोसिटी हो रही है, ठीक है, अत्याचार हो रहा है, एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी पे अत्याचार कर रही है, ये वीडियो जैसे बाहर आया लोगों के अंदर गुस्सा भरा आया, जैसे कन्हैया लाल वाला वीडियो। अब कन्हैया लाल वाले वीडियो के जो प्राइम अक्यूज थे वो सब लोग कहाँ थे? पाकिस्तान से बैठ के कोई उनको इंस्ट्रक्शन दे रहा था, या फिर उनको जो भी स्टडी मटेरियल होता है वो सब कहाँ से मिल रहा था? पाकिस्तान से मिल रहा था, जहां से वो प्रभावित थे पूरी तरह से। आप देखेंगे कि जो उन्होंने वहां किया, भले से वो डिफरेंट टाइम और डिफरेंट प्लेस पे बैठे हैं, लिखा है ना हमने बैरेक्ट के अंदर सेक्शन 4 में, चाहे वे उसी समय या स्थान पर या विभिन्न समयों और स्थानों पर घटित हुए हों, वो वहां पे नहीं है। वो कहाँ बैठे हैं सर? वो सब मतलब बाहर से भी कोई अगर इंस्टिगेट कर रहा है, बाहर से भी कोई सरकार के लिए भड़का रहा है, जैसे 1990 का दौर याद करो कश्मीर का। अब कश्मीर के सेपरेटिस्ट नेता कहीं भी बैठे हों दुनिया में, वो जो भी लोगों को बोलते थे कि जाओ मस्जिदों से अनाउंस करो, या फिर कोई भी चीज उन्होंने बोली है, एलिज जो भी कहा गया है, कथित रूप में जो भी बोला गया है, जो भी डॉक्यूमेंटेड है, तो ये सब चीजें भी पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन में आती है। किसमें आती है सर? ठीक है, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन। ठीक है, डन। तो सेम ट्रांजेक्शन का मतलब ये नहीं होता कि आदमी वहीं पे रहे और वहीं पे बोले, ये भी एक ही समव्यवहार का पार्ट है। क्या है सर? ये भी एक ही समव्यवहार का पार्ट है, मतलब दिस इज अ पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन। डन। तो हम कौन से फैक्ट पे पहुंच गए? अच्छा सॉरी 30 रिलेशन देखिए, दूसरे समझ में आ गया कि वाई इट इज पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन। लिखा हुआ है ना, लिखा है एस फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ रिलेशन बी में, लिखा हुआ है ना एस फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ जनरल ट्रांजेक्शन, लिखा हुआ है। इन तथ्यों का घटित होना साधारण समयवार का भाग होने के नाते सुसंगत है। अब कैसे हुआ है सेम ट्रांजेक्शन का पार्ट? समझ में आ गया, डिफरेंट टाइम और डिफरेंट प्लेसेस पे हो रही है, फिर भी वो है। तीसरा लिख देखिए, ए शूज बी फॉर लिबल कंटेन इन लेटर फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर बिटवीन द पार्टीज रिलेटिंग सब्जेक्ट आउट ऑफ द लिबल अरोज and forming part of the correspondence in which its content are relevant facts though they do not contain the libel itself। मतलब का एक पत्र में जो एक पत्र व्यवहार का भाग है अंतर्विष्ट अपमान लेख के लिए ख पर वाद लाता है। जिस विषय पर अपमान लेख उद्भूत हुआ है उससे संबंध रखने वाले पक्षकारों के बीच जितनी चिट्ठियां उस पत्र व्यवहार का भाग है जिसमें वो अंतर्विष्ट है वे सुसंगत थे, चाहे उनमें वो अपमान लेख स्वयं अंतर्विष्ट ना हो। मतलब पार्टी से बोलना चाह रही है, लीबल का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज अगर आपने किसी को लिख के बोली है, दो तरह का डिफेमेशन होता है, लीबल और स्लेंडर। लीबल का मतलब होता है कि आपने कोई चीज लिख दी किसी के लिए, क्या कर दिया आपने? आपने वो चीज को लिख दिया। अब अपमान में अगर वो चीज लिखी है, मान लीजिए एक लेटर के अंदर लिखी है आपने, लेकिन अपमान की बात जो होती है वो एक लेटर से नहीं होती है। सुनिए बात, आप ही समझ लीजिए, किसी को किसी की बेइज्जती करनी है और किसी को 4 शब्द उसको सुनाने हैं, आपको वो देखना पड़ेगा कि ये सिचुएशन आई क्यों, देखना पड़ेगा ना कि ये सिचुएशन पे पहुंचे कैसे पार्टीज, हाउ दिस रियल सिचुएशन कम अप। और ये तो आपको पुराने लेटर्स भी पढ़ने पड़ेंगे इनके कि पहले क्या बात चल रही थी इनकी, ताकि इस लेटर में वो बात आई है सामने, इस लेटर में अपमान किया उसने उसका। बात समझ में आई? समझे मेरी बात? तो आपको पुराने लेटर्स भी देखने पड़ेंगे ना, तभी तो आपको पता लगेगा कि ट्रांजैक्शन क्या चल रहा है, क्या बात चल रही है इसमें। भाई ये बात समझ में आई? इलेक्शन सी समझ में आया? जैसे आज लेटर्स, पहले मान लीजिए लेटर लिखने का जमाना है, ठीक है ना। अब लेटर लिखने का जो जमाना है वो ठीक है,
लेकिन आज एक लेटर पे बोलता है कि इसने मेरे खिलाफ ये स्टेटमेंट दिया है। तो हो सकता है ना कि पुराने लेटर्स में से क्या बात हो गई थी जो उसको ऐसा स्टेटमेंट देना पड़ गया, तो वो भी क्या है सर, सेम ट्रांजेक्शन। अगर आप देखेंगे यहाँ पे जहाँ पे चीज लिखी है ना, विभिन्न समयों, विभिन्न स्थान का एग्जाम्पल तो क्या हो गया, डिफरेंट प्लेसेस का तो एग्जाम्पल क्या हो गया, रेजिस्ट्रेशन बी। और सी रेजिस्ट्रेशन किसका एग्जाम्पल है, डिफरेंट टाइम का एग्जाम्पल है। समझ में आई बात। तो डिफरेंट टाइम में अगर हुआ था ना वो सेम ट्रांजेक्शन, तो इलिस्ट्रेशन बी इज द एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंट प्लेस एंड इलिस्ट्रेशन सी इज द एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंट टाइम। समझ में आई। क्वेश्चन डी देखिए, द क्वेश्चन इज वेदर सर्टेन गुड्स ऑर्डर फ्रॉम बी वर डिलीवर्ड टू ए। सवाल यह है क्या जो सर्टेन गुड्स हैं वो क्या डिलीवर्ड हुए हैं बी को, फ्रॉम बी वर डिलीवर्ड टू ए, मतलब ए को क्या वो चीज डिलीवर हुई है। द गुड्स वर डिलीवर्ड टू सेवरल इंटरमीडिएट पर्सन सक्सेसिवली, ईच डिलीवरी इज रिलेवेंट फैक्ट। ईच डिलीवरी इज क्या है, रिलेवेंट फैक्ट, क्योंकि भी क्या सर, पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन। अरे सर मान लीजिए अभी फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डे चल रहा है और मैंने आईफोन मंगवा लिया, सुनना बात। अब सवाल ये है कि मुझे आईफोन मिला नहीं मिला, तो कैसे पता लगेगा भाई, सेलर ने किसको भेजा, मदर हब को भेजा। मदर हब क्या होता है इनका, जितने भी अपने राजस्थान में जितने भी फ्लिपकार्ट के फोन डिलीवर करने, इनका एक मदर हब बना हुआ है। मदर हब का मतलब होता है कि पूरे राजस्थान में सर्कुलेट होने के पहले फोन कहाँ जाएगा, वहां जाएगा और वहां उसकी एंट्री की जाएगी बार कोड के थ्रू। फिर वो जहां पे भी उसको फोन चाहिए, जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ चाहिए गोपालपुरा में फोन, तो गोपालपुरा का जो एजेंट होगा उस एजेंट को फोन देंगे, वो भी उसको स्कैन करके देंगे, भाई स्कैन करके आपको फोन दे रहे हैं, ठीक है। आफ्टर इट स्कैन जैसे किया, वो जब डिलीवर करने आया तो आप देखेंगे बीच में 5-10 लोगों का भी रोल होता है डिलीवर करने में। अब मुझे फोन डिलीवर हुआ या नहीं हुआ, उसमें जिन जिन के भी बीच बीच में जिनका रोल था, अरे सर एक पार्सल डिलीवर करना था, सिंपल सी एक बात समझ लीजिए, ये पार्सल बोलना पहुंचना था ए से बी पे पहुंचना था पार्सल, लेकिन बीच में कुछ इंटरमीडिएटरी लोग भी हैं, इनके होते हुए मेरे पास पहुंचेगा। तो ये सबके स्टेटमेंट कि वो पार्सल पहुंचा नहीं पहुंचा, आपने कहाँ दिया उस पार्सल को, इन सबके स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, रिलेवेंट, बिकॉज दीज आर इन कंटिन्यूएशन, सतत हो रहे ना सर, निरंतर से हो रहे। बात समझ में आ गई। तो आई होप इलस्ट्रेशंस क्लियर होंगे आपके। इलस्ट्रेशंस नोट कर लेना, इलस्ट्रेशन नोट कर लेना, इनको अपने अकॉर्डिंग लिखना। बात समझ में आई। देखिए इलस्ट्रेशन से सवाल आते हैं इस पूरे चैप्टर में, और आरजेएस मेंस में या आरजेएस प्री में मैं लिख के देता हूं, यहां से एक सवाल आएगा, आएगा ही, तो मतलब आएगा, डेफिनेट आएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता था। बात समझ में आई। हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए रेस जेस्टे। अरे क्या हेडिंग डालेंगे अपन, सेक्शन 6 खत्म नहीं हुआ है अभी तक। रेस जेस्टे हेडिंग डालिए, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख लीजिए इसको, रेस जेस्टे। सेक्शन 6 जो है वो बहुत बड़ा सेक्शन है, उसको 2-4 लाइन में खत्म नहीं कर सकते हम। हेडिंग डाली रेस जेस्टे। अब रेस जेस्टे क्या होता है, लिखिए, लिखिए, द इंग्लिश एंड अमेरिकन ऑथर्स, द इंग्लिश एंड अमेरिकन ऑथर्स, द इंग्लिश एंड अमेरिकन ऑथर्स describes facts forming, describes facts forming, facts forming part of same transaction is, part of same transaction is res geste। लिखिए, ब्रिटिश व अमेरिकी लेखकों द्वारा, ब्रिटिश व अमेरिकी लेखकों द्वारा एक ही समव्यवहार के भाग को, एक ही समव्यवहार के भाग को रेस जेस्टे कहते हैं। एक ही समव्यवहार के भाग को रेस जेस्टे कहते हैं। तो रेस जेस्टे भैया हमारे इंडियन शब्द नहीं है, लैटिन मैक्सिम का टर्म है, लेकिन हम सेक्शन 4 को किस नाम से जानते हैं, रेस जेस्टे, ठीक है ना। अगर पूछ लिया जाए रेस जेस्टे डिफाइन अंडर विच सेक्शन, तो क्या लिखेंगे, सेक्शन 4। अर्लियर इट वाज सेक्शन 6 बट नाउ इट इज सेक्शन 4, ठीक है। आगे लिखिए इसमें, आगे लिखिए इसमें, the illustration, the illustration, the illustration, the illustrations of A to D, of A to D, A to D, दृष्टांत A से लेकर D तक, दृष्टांत A से लेकर D तक
डी तक इज द पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन, इज द पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन। ये एक ही सम व्यवहार के उदाहरण है, ये एक ही सम व्यवहार के भाग हैं, ये एक ही सम व्यवहार के भाग हैं, एक ही सम व्यवहार के भाग हैं, एक ही सम व्यवहार के भाग हैं। आगे लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, आगे लिखिए पैराग्राफ चेंज करके। द टर्म रेस जेस्टे, the term res geste is equivalent to the facts, is equivalent to the facts, is equivalent to the facts mentioned in section 6। res geste शब्द सेक्शन 4 सॉरी सेक्शन 4 देखिए। रेस जेस्टे शब्द, रेस जेस्टे शब्द का समानार्थी शब्द, का समानार्थी शब्द धारा 4 के अंतर्गत दिया गया शब्द तथ्य है। समानार्थी शब्द धारा 4 के अंतर्गत दिया गया शब्द तथ्य से है, तथ्य से है, तथ्य से है। However, it can also used in surrounding circumstances. However, it can also used in surrounding circumstances. However, it can also used in surrounding circumstances. हालांकि इसे प्रतिवेश परिस्थितियों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि इसे प्रतिवेश परिस्थितियों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, प्रतिवेश परिस्थितियों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, किया जा सकता है। लिखिए परिस्थितिजन्य तथ्य, परिस्थितिजन्य तथ्य, परिस्थितिजन्य तथ्य बी रेस जेस्टे को ही कहा जाता है, बी रेस जेस्टे को ही कहा जाता है। परिस्थितिजन्य तथ्य बी रेस जेस्टे को कहा जाता है। सर्कमस्टांशियल फैक्ट्स, circumstantial facts are also be considered as res geste, are also be considered as res geste, are also be considered as res geste, are also be considered as res geste। अब सवाल ये है, अब क्वेश्चन ये है हमारे सामने कि कितने ट्रांजैक्शन को, कितने सम व्यवहार को, किस पार्ट को, उसके कितने भाग को एविडेंस में एडमिसिबल करना है। बेसिक रेस जेस्टे होता क्या है ये समझ में आ गया आपको। ये जो सेम ट्रांजैक्शन है उसी को अंग्रेज लोग और ब्रिटिश और वो अमेरिकन लोग क्या कह रहे हैं, रेस जेस्टे कह रहे हैं। सराउंडिंग फैक्ट्स भी क्या है, रेस जेस्टे ही है। जो हमारे लिए सेम ट्रांजैक्शन में हो रही है वो सब भी क्या है, अल्टीमेटली दीज ऑल आर सराउंडिंग फैक्ट्स। एक बार क्लास के बाद फोन करता हूँ मैं आपको, वो ऊपर ही है, वो ठीक है ना, वो भी क्या है, सराउंडिंग फैक्ट्स ही है। और जितने भी परिस्थिति जन्य साक्ष्य हैं अगर आप इनको समझेंगे तो दीज फैक्ट्स आर नॉट वेरी डिफिकल्ट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की कुछ गाइडलाइंस तो होनी चाहिए ना। ऐसे तो हर फैक्ट की पार्टी क्या बोलेगी, ये तो हर फैक्ट सर पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन है। there must be some check and balances with respect to it। तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी, अलग अलग डिफरेंट केसेस में दी। मैं और केसेस लिखवाता रहता हूँ आपको, ठीक है, अलग अलग केसेस में दिए। we will discuss about all these cases, all these cases। लिखिए there are some important guidelines, there are some important guidelines, there are some important guidelines with respect to at what extent, at what extents, at what extent, at what extent, what extent these facts
these facts at what extent these facts can be considered as part of same transaction, can be considered as part of same transaction. निम्नलिखित दिशा निर्देशों से हमें समझ सकते हैं कि हमें समझ सकते हैं कि हमें समझ सकते हैं कि 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 हमें समझ सकते हैं कि हमें समझ सकते हैं किस विस्तार तक किस विस्तार तक कोई तथ्य एक ही समव्यवहार का भाग हो सकता है, किस विस्तार तक कोई तथ्य एक ही समव्यवहार का भाग हो सकता है। लिखिए, स्पॉन्टेनियस, लिखिए फर्स्ट वन लिखिए, स्पॉन्टेनियस एंड साइमल्टेनियस spontaneous and simultaneous facts are considered to be part of same transaction. Facts are considered to be part of same transaction. लिखिए, जो भी तथ्य अविरल है और एक ही समय पर हुए हैं वे समस्त तथ्य एक ही समव्यवहार के भाग हैं। सेकंड पॉइंट लिखिए, स्टेटमेंट मस्ट बी कंटेम्पोरेनियस with the fact contemporaneous with the fact लिखिए, ऐसे कथन तथ्यों के साथ समसामयिक रूप से जुड़े होने चाहिए। ऐसे कथन तथ्यों के साथ समसामयिक रूप से जुड़े होने चाहिए। that is such statement should be made during or immediately before or after its occurrence। इससे तात्पर्य समसामयिक से तात्पर्य है कि जो लिखिए उसमें, इससे तात्पर्य है कि ऐसे कथन घटना के तुरंत बाद या पूर्व होने चाहिए and it is such of nature that event speak for itself और वह इस प्रकृति के होने चाहिए कि वह घटना स्वयं को ही परिभाषित करे। आगे लिखिए, उसी पॉइंट में लिखना, सेकंड पॉइंट, such event should not be
what the people talking about it, with what the people talking about it, what the people talking about it, what are the people talking about it. वो घटना इस तरह नहीं होनी चाहिए कि, वह घटना इस तरह नहीं होनी चाहिए कि 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 लोग उसके बारे में क्या विचार रखते हैं, लोग उसके बारे में क्या विचार रखते हैं, लोग उसके बारे में क्या विचार रखते हैं, लोग उसके बारे में क्या विचार रखते हैं। आगे लिखिए उसे में, द वर्ड्स मस्ट बी एटलीस्ट डीसेंटी, द वर्ड्स एटलीस्ट डीसेंटी, डीसेंटी। ऐसे शब्द ऐसे शब्द ऐसे शब्द ऐसे शब्द कम से कम, ऐसे शब्द कम से कम डीसेंटी होने चाहिए, कम से कम डीसेंटी होने चाहिए। Here derecency means something which occurred recently, something which occurred recently। यहाँ इसका तात्पर्य है कि, यहाँ इसका तात्पर्य है कि, यहाँ इसका तात्पर्य है कि, यहाँ इसका तात्पर्य है कि जो हाल ही में घटित हुआ हो, जो हाल ही में घटित हुआ हो, जो हाल ही में घटित हुआ हो। एक बार मैं रिपीट करता हूँ, मीनू कौन सी लाइन से बताना है मैं एक बार बताऊं, मुझे एक बार रिपीट कर देता हूँ, कॉपी दो, एक था पास करो। हिंदी में मैं दूसरा पॉइंट दोबारा बोल रहा हूँ पूरा। ऐसे कथन तथ्यों के साथ समसामयिक रूप से जुड़े हुए होने चाहिए। इससे ये तात्पर्य है कि ऐसे कथन घटना के तुरंत बाद या पूर्व होने चाहिए और वह उस प्रकृति के होने चाहिए कि उस घटना को स्वयं ही परिभाषित कर सके। वह घटना इस तरह नहीं होनी चाहिए कि लोग उसके बारे में क्या विचार रखते हैं। ऐसे शब्द कम से कम डीसेंटी होने चाहिए। यहाँ इसका तात्पर्य है कि जो हाल ही में घटित हुआ हो। ठीक है, समझ में आई? तो ये कोर्ट ने थोड़ा सा, एक केस का नाम लिखिए इसमें, एक केस का नाम लिखेंगे इसमें। एक केस का नाम लिखेंगे इसमें, जी विजयवर्धन राव जी विजयवर्धन राव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1996। थर्ड पॉइंट लिखिए, केस का नाम लिख के थर्ड पॉइंट लिखना स्टार्ट कीजिए। रिलेवेंसी क्या पूछा था? सब्सटेंटिव एविडेंस, और क्या पूछा था आपने? बहुत डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। देखिए रेस जेस्टे जो होता है, मैडम का सवाल यह है कि सब्सटेंटिव एविडेंसेस क्या होते हैं और रेस जेस्टे क्या होता है। देखिए रेस जेस्टे तो एक आप मान लीजिए सराउंडिंग जो भी एविडेंसेस हैं आपके, जो आप इंड्यूस कर रहे हैं ताकि सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस का लिंक पूरा कर पाए। सब्सटेंशियल एविडेंस क्या होते हैं? अच्छा अच्छा, आपने सब्सटेंटिव बोला था। सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस और रेस जेस्टे में क्या डिफरेंस है? सर्कमस्टांसेस में तो ऐसा है कि कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ उसको कन्वे कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ वट एवर एविडेंस अवेलेबल टू यू। रेस जेस्टे में क्या है? यू हैव सम एविडेंसेस। रेस जेस्टे का मतलब ये है कि आपके पास एविडेंसेस तो हैं, लेकिन आप वो फैक्ट्स भी ढूंढ रहे हो जिससे लिंक कंप्लीट हो रहा है। सर्कमस्टांसेस में तो ऐसा है कि कोई फैक्ट इन इश्यूज से डायरेक्ट कोई एविडेंसेस ही नहीं है, एंड यू सोलली
मेड समवन कन्विक्ट ओनली ऑन बेसिस ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस। रेस जेस्टे में ऐसा नहीं है, देयर आर सम एविडेंसेस, रेस जेस्टे सिर्फ उनको सपोर्ट कर रहा है। मतलब रेस जेस्टे वो चीज है कि देयर इज ए फैक्ट जो कि कनेक्ट हो रहा है किससे, फैक्ट इन इशू रिलेवेंट फैक्ट से सीधा। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में कोई भी चीज डायरेक्ट नहीं है, हर चीज इनडायरेक्ट एविडेंस में जा रही है। बात समझ में आई? देयर इज वेरी थिन लाइन डिफरेंस। अगर आप कहो ऑल टुगेदर, आप एज ए लार्जर कंटेक्स्ट में दोनों को सेम यूज कर सकते हो, बट दे डू नॉट सेम। मैडम का सवाल ये है कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस और रेस जेस्टे में क्या डिफरेंस है। सर्कमस्टेंस इनमें बहुत थिन लाइन का डिफरेंस है। ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में आप यूं कह सकते हो कि दोनों ही सराउंडिंग एविडेंसेस को देखती हैं। दोनों ही, अगर आप सिमिलरिटी देखोगे तो दोनों ही सराउंडिंग एविडेंसेस को देख रही हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है? देखिए, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस में कोई भी डायरेक्ट एविडेंस इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन रेस जेस्टे में डायरेक्ट है। रेस जेस्टे में डायरेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो, लेकिन सर्कमस्टेंस में तो डायरेक्ट एविडेंस है ही नहीं आपके पास। रेस जेस्टे में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। बात समझ में आई? सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस में बताया था मैंने, शरद वृत्ति शारदा, देयर इज नो डायरेक्ट एविडेंस अवेलेबल टू यू। लेकिन रेस जेस्टे में इट माइट और इट माइट नॉट, आपके पास में डायरेक्ट एविडेंस हो भी सकता है और नहीं भी हो। आप समझ में आई? चेन ऑफ एविडेंसेस तो सब में प्रूव करना पड़ेगा आपको। डायरेक्ट एविडेंस होगा तो भी चेन ऑफ एविडेंसेस प्रूव करना पड़ेगा ना। मान लीजिए किसी ने किसी को आप मान लीजिए गन पॉइंट पे 2 फीट की दूरी से शूट कर दिया है, आप सिर्फ इस बेसिस पे तो उसको क्रिमिनल लायबल नहीं कर सकते ना कि उसने शूट किया है। आपको मोटिव फाइंड करना पड़ेगा, आपको ओकेशन फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद हथियार कहां से आया, यू हैव टू प्रूव एवरीथिंग ना, तभी तो उसको कंक्लूसिवली डिटरमाइन करोगे आप। समझ में आई? सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में कभी डायरेक्ट एविडेंस नहीं होता, लेकिन रेस सिस्टम में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लेकिन अगर ब्रॉडर टर्म्स में अगर मैं बताऊं तो दोनों सेम ही है। अरे परिस्थिति जन्य साक्ष्य और ये रेस जेस्ट है, ब्रॉडर टर्म में तो सेम ही है ना। सराउंडिंग एविडेंस दोनों ही देख रहे हैं, चेन सब सारे सराउंडिंग एविडेंस की चेन सभी पूरा करना चाहते हैं। लेकिन सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस में देयर कैन नॉट बी डायरेक्ट एविडेंसेस, कभी भी कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं होता है। लेकिन रेस जेस्टे में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। बात समझ में आई? इंटरव्यू पूछा जा सकता है सवाल, इट्स ए वेरी गुड क्वेश्चन।